तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये हम दृष्टि का सेकंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। दृष्टि का फर्स्ट पेपर हमने सॉल्व कर लिया और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। चैनल का नाम है @रिसोर्स यूपीपीएससी। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक कर लीजिए और वहाँ पर आपको अपडेटेड न्यू टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो फर्स्ट पेपर ध्येय IAS और प्लस फर्स्ट पेपर दृष्टि IAS का कंप्लीट हो गया। अब ये दृष्टि IAS का ही सेकेंड पेपर है, ठीक है। ये 2024 का टेस्ट पेपर है। तो ये आपका फुल GS है, मतलब मिक्स GS है। जैसे टेस्ट सीरीज आती हैं, टेस्ट पेपर आते हैं आपके, वैसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो इसमें करंट के क्वेश्चन काफ़ी सारी इंक्लूड हैं। तो करंट क्योंकि इधर 2 साल का लगभग हो रहा है, धीरे धीरे करके 1.5 साल का तो हो ही रहा है पेपर एक्सटेंड होने के चक्कर में। तो वैसे करंट हमें 1 साल का लगभग तो तैयारी करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन से तैयार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका किसी काम का नहीं है फिलहाल, अभी बहुत ओल्ड हो गया है। तो चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। ऑप्शन ए भारत मौसम विज्ञान विभाग, बी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो भारत का भूस्खलन एटलस जो है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा जारी किया गया और यह देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत मार्गदर्शिका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। ओके। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 24 दिसंबर। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये डेज के क्वेश्चन आते हैं प्लस अन्य चीज़ों के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको स्किप भी नहीं करना है बिल्कुल भी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपका है वो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर 15 मार्च मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमें देखना है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। मंत्रालय याद रखो 2023, तो उसी जगह 24 भी हो सकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय एंड ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप इसको गेस कर सकते हैं सी ऑप्शन को फिलहाल। तो जो आंसर हो जाएगा, जिसको आपने गेस किया कि इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए ये आयोजित किया गया। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। सेकेंड, एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में धक्का बनाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड, केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, एंड डी केवल सेकेंड। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इस समय हैं। तो हमें यहाँ पर अगर बात करें तो यह एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। तो कथन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही है। और एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में धक्का बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन कई बार मिसमैच होते हैं, ठीक है। देखो वैसे भी हमें मई या जून 2023 से और इधर 24 का याद रखना करंट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम आपको याद हो जाएगा, ये टाइमिंग मत याद रखना। तो मार्च 2023 में भारत और डैश के बीच में सैन्य एक्सरसाइज क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। मंगोलिया, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज का नाम याद हो जाएगा। ये जो आयोजित किया गया ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया और 13वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये करंट में भी था। हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने इस KMTR के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व 1893 में श्रीलंका में देखा गया था और इसे वर्ष 1988 में मौजूदा और निकटवर्ती कलक्कड़ एवं मुंडन थुरई वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया। इसे तमिलनाडु को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग पर स्थित है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इसको भी जो फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते चलेंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि अट्टुकुल
अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, केरल, असम, मिजोरम। तो कहीं ना कहीं याद होगा आपको। देखिए, जो अटकल पोंगल या केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में इसे विश्व को सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? केरल। वैसे तो सिंपल है, पर अटकल नाम मुझे याद कम था, पोंगल याद रहता है, तो वही, बट पूरा है। वाड़ी नेक्स्ट है कि वाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए पथ मित्र, बी बाहुबली, सी पथ रक्षक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करंट के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो आपका बाहुबली, ठीक है। ये 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर है, महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। इसे बल्लीश नामक दिया गया है, तो हो जाएगा बाहुबली। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलहाल कि किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का एटलस एक्सप्रेस 2023 IMX CE-23 में भाग लिया? INS तर्कस, INS प्रलय, INS सतपुड़ा या INS त्रिकंद। तो ये ऐसे नाम क्लोज नाम है कि आपको लगेगा कोई भी हो सकता है ना। तो अगर सही से ध्यान करें थोड़ा सा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो है आपका INS त्रिकंद ने 26 फरवरी से 16 मार्च तक ये किया, मतलब वहाँ पर एक्सरसाइज की। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा INS त्रिकंद, ठीक है। कहाँ पर ये आयोजित किया गया? तो उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में, और संयुक्त समुद्र बलों के साथ में किया गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबेल पुरस्कार जीता? लुइस कैफरेली, डेनिस पी सुलिवन, हिलेल फस्टर्नबर्ग एंड एवी विक्टरसन। तो एबेल पुरस्कार है वो 2023 का है। एबेल पुरस्कार जो जीता है वो लुइस कैफरेली ने जीता है, ठीक है। और किसमें? तो ये मोंगे एम्पियर समीकरण सहित रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों के लिए जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? निकाहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम या परवीन चड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो देखो, डी ऑप्शन हो जाएगा निकाहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? क्षेत्रफल हो गया, समाज, वर्षण और जनसंख्या। तो उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे अगर गेस करोगे तो वर्षण या वर्षा जो होता है, वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप में है जो वनस्पति वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उसका आकार क्या होगा? हरा भरा हो जाएगा। कम पेड़ पौधे होंगे, कम बारिश होगी, कम बारिश होगी तो कम पेड़ पौधे होंगे तो उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो अगर गेस में जाओगे तो सी ऑप्शन गेस किया तो सही किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने 8 नंबर से अभी स्टार्ट किया है, तो इसको आप देखते चलें, ठीक है। और ये आपका हो गया 13 तक। ओके, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है और बड़ी रिपोर्ट है। आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट ILO, सेकंड WHO, थर्ड यूनिसेफ एंड फोर्थ यूनेस्को। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने भी इसे निकाला होगा, इसलिए इन्होंने ऑप्शन बना के दिया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ILO आपका एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, और तथा यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक जो मैंने भी पढ़कर बताया है मोर देन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ILO हो गया और यूनिसेफ हो गया। तो इसमें का 2-3 मतलब कि ये पॉइंट दिए गए, 0 से 18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों के लिए पारिवारिक नगद लाभ उपलब्ध नहीं है, जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है। तो मतलब ये डिटेल में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको मैं PDF भेजूँगी तो आप पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन बनाकर आयोग भेज दे बीच में, है ना, बीच के ऑप्शन दे के भेज दे, बना दे। तो हमें तो नहीं पता आयोग कैसे क्वेश्चन बना देगा, तो हम गेस करके तैयारी करते, इसीलिए हमें इसे तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। ऑप्शन है उच्च आय वर्ग देश, बी मध्य आय वर्ग देश, सी मध्यम आय वर्ग देश, या डी निम्न आय वर्ग देश। तो इसमें जो है वो निम्न मध्यम आय वर्ग देश है। किसमें? तो वीमेन बिजनेस एंड दी लॉ। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी। ऑप्शन फर्स्ट, सतत भविष्य हेतु वर्तमान में लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व तो कोविड-19 विश्व में एक समान भविष्य, अनुवांशिक समानता, महिलाओं के अधिकार, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पूछा, थीम पूछते भी है क्वेश्चन में। तो ये अगर ध्यान दें आप अच्छे से, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो है, और ये मनाया कब जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2000 की जो थीम थी, 2023 की जो थीम थी वो डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यानी डी ऑप्शन सही है। कह रहे हैं कि दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, सबसे कम विकसित देश, बी, व्यापार तथा अवसंरचना विकास, सी, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, एंड डी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तो दोहा जो है ये आपका अल्प विकसित देश यानी लीस्ट डेवलप कंट्री 5 पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं द्वारा सदोहा राजनीतिक घोषणाओं के अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ था। अतः विकल्प हमारा ए यहाँ पर सही है, सबसे कम विकसित देश से संबंधित है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। एल्जाइमर, कैंसर, तपेदिक या निपाह वायरस। ठीक है, तो प्रोटॉन बीम थेरेपी का जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के लिए किया जाता है। अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है। तो यहाँ पर अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है। ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन, बी, कृषि विस्तार, सी, शहरीकरण, या डी, लॉगिंग। ठीक है, तो अमेजन वर्षावनों का जो वनों में जो वनोन्मूलन का मुख्य कारक है वो है कृषि विस्तार। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, इनको भी हम देखते चलो बहुत अच्छे से। रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएसए, आतंकवाद रोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये आपका जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अब देखो इसमें करंट का खास नहीं लेना देना, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है और ये रिपोर्ट है 2024 में भी प्रकाशित होगी, तो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित होगी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि कुछ हैं जैसे अब ये वाला हटा देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो नवंबर दिसंबर में रिपोर्टें प्रकाशित होती वो तो अब 2024 में हो नहीं पाएंगी, तो हो सकता है कि वो नवंबर दिसंबर की इसी की पूछेंगे, हो क्या सकता है पूछेंगे, क्योंकि जून से तो करंट उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसे करंट 1.5 साल का हो गया है, करंट मतलब 1.5 साल तक का तैयार करना है, तो चीज़ें तो उठाएंगे ही, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है। इसरो, नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस। इसरो आपका इंडिया की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। नासा सबको पता है अमेरिका की है, जाक्सा जापान, रॉसकॉस्मोस रसिया या रूस की। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो जो टेम्पो मिशन है ये आपका किसका है, तो ये है नासा का ही। ठीक है, अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है। इसे फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उसके उत्सर्जक स्रोतों की निगरानी करने की अनुमति देगा। तो ये आपका किसका है, तो ये नासा का ही है। मैं आप ही के हिसाब से सब चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको ही आसानी रहे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से आप पहले पढ़ लो। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सी ऑप्शन है जिसको मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला, यह संबंधित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। तो जो कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो भारत ने 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, जो वर्ष 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय वाणिज्यिक पोत एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो कब से, तो ये 1919 से मनाया जा रहा है। और कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो ये आपका भारतीय प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस। तो ये कहाँ प्रचलित है, तो ये आपका जापान में प्रचलित है, और ये जापानी शब्द भी है। कह रहे हैं बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो इसका जो आयोजन किया गया वो जम्मू एवं कश्मीर में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल हमने क्वेश्चन देखे हैं।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो चीज़ें आपकी रिलीज़ हुई इस पर कई सारी इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें जून 2023 का करंट देखना है, फरवरी मार्च का नहीं देखना है, अनावश्यक लोड नहीं बढ़ाना है। तो करंट के क्वेश्चन आपके पहले ही दे दिए गए थे, इसलिए करंट के वो वहाँ से हट गए हैं। अब हमें यहाँ से जीएस के स्टैटिक पोर्शन के देखने हैं, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत बार आया हुआ है और ये पूछा ही जाता है। एस तरंगे, एल तरंगे, पी तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम लोग तरंगे तो पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादातर स्टार्टिंग में ये पढ़ा दी जाती हैं, है ना। तो आपको ये कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो भूकंप तरंगे जो होती हैं वो मूलतः दो प्रकार की होती है, ये सभी ने पढ़ लिया होगा। आंसर अगर एग्जैक्ट देखें यहाँ पर तो आपकी हो जाएंगी पी तरंगे, जो आपकी ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी भू आकृतियों में से एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान, जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे के रूप में जाना जाता है। ए लेकोलिथ, बी बैथोलिथ, सी डाइक या डी लेपोलिथ। तो ये हम जब भूकंप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देखो जो ये पूरी इसकी ये है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना। ये तो चलो एक आंसर है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर ये आंसर का कोई मतलब नहीं है। ज्वालामुखी की भू आकृतियाँ बनती हैं, आंसर अगर होगा उसमें तो आपका हो जाएगा क्या, तो बैथोलिथ हो जाएगा। वहाँ पर ए मिस प्रिंट है कि क्या है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो इन्होंने यहाँ पर ए बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। सेकेंड, कैलिफोर्निया में सैन एड्रियास फॉल्ट एक अभिसरित परिसीमा का एक उदाहरण है। तो नीचे दिए गए कोर्स से हमें उत्तर चुनना है, ठीक है। पहली बात तो ये अच्छे से देख लो, इसका कॉन्सेप्ट है, अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अभिसरित परिसीमा क्या होती है? इसका निर्माण तब होता है जब विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। इन्हें विनाशकारी सीमाओं के रूप में भी जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन ओरेगन तटरेखा सागरी महाद्वीपीय अभिसरित परिसीमा का एक उदाहरण है, ठीक है। इसका निर्माण विवर्तनिक प्लेटों के एक दूसरे से अलग होने से होता है। किसका? तो अपसारी का। अभिसारी का मिलने से और अपसारी का दूर होने से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन ओरेगन तटरेखा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड हो गया गलत और फर्स्ट हो गया सही, ठीक है। कह रहे हैं कि ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। पोलर फीलिंग फोर्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है ज्वार, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी का परिभ्रमण। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। तो ध्रुवीय पलायन बल अगर बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, इसका भूमध्य रेखा पर उभार है, तो ये सभी को पता है। तो डी से आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कि भूप्रपट्टी के प्रमुख तत्वों को उनके आरोही क्रम में लगाना है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो अगर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसको हम मिलान करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। कह रहे हैं कि यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है खनिज विज्ञान, बी पेट्रोलॉजी, सी कोशिका विज्ञान या डी जीवाश्म की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है खनिज विज्ञान, यह एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो खनिजों के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें उनके भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, आंतरिक क्रिस्टल संरचना, मतलब सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा पेट्रोलॉजी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको हो सकता है कि जीवाश्म की लगे या खनिज विज्ञान, तो नहीं, ये पेट्रोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट कहना कि निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? ओखोटस्क सागर, टायरेनियन समुद्र, सी भूमध्य सागर एंड डी सारगैसो सागर। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं खूब बन करके। देखो पहले तो समझो कि कौन सा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, ठीक है। तो वो है ओखोटस्क। ये पड़ता कहाँ, ये भी देख लो। तो यह पूर्व में रूस के कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में कुरील द्वीप समूह से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जापान के होकाइडो द्वीप से दक्षिण पश्चिम में
सखालिन द्वीप रूस से और उत्तर एवं पश्चिम में रूस के पूर्वी तट से घिरा है। तो मतलब ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक का समझ लो कि यह पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। तो कौन है? सारगैसो है। ठीक है। दूसरी बात, तभी इसकी कोई तटरेखा नहीं है। इसकी विशेषताएं महासागरीय धाराओं की गति है। गल्फ स्ट्रीम सारगैसो सागर की पश्चिमी सीमा स्थापित करती है, जबकि समुद्र को उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सारगैसो सागर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? मोजाम्बिक, अगुलहास, कुरोशियो धारा या फॉकलैंड की धारा। ये भी खूब आती हैं। तो जो इससे संबंधित है वो आपकी हो जाएगी सी, कुरेशियो की धारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? अब ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि स्थित नहीं है। रूब अल खली मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल एंड कालाहारी मरुस्थल। तो आई थिंक कि आप लोगों को इनमें से कुछ तो आइडिया होगा ही। अगर आइडिया नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये गोबी और कालाहारी तो बहुत बहुत आता है, बहुत फेवरेट है मुझे लग रहा है आयोग का। तो देखो, रूब अल खली मरुस्थल ये विश्व में सतत रेत का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल के 1/4 से अधिक हिस्से पर स्थित है। गोबी मरुस्थल आपका यह दक्षिण मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन में है, जिसे मंगोलियाई, अल्ताई और खांगई पहाड़ों और हिमालय पठार के बीच स्थित है। अरब का मरुस्थल आपका कहाँ है? तो इस मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब की राजनीतिक सीमाओं से लगा हुआ। कालाहारी है, यह दक्षिणी अफ्रीका में। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो कालाहारी ये हो जाएगा जो आपका दक्षिणी अफ्रीका में, एशिया में नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म नदी स्रोत देश सही सुमेलित है? यानी कि कौन सी नदियाँ कौन से देश में। ठीक है। तो मैकेंजी जर्मनी, आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, डार्लिंग टर्की, डेन्यूब रूस। देखो, जो मैकेंजी है नदी, ये कहाँ से निकलती थी? ये फिनले नदी के प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से। इसका जो प्रवाह है वो ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक महासागर, आमू दरिया, ऑक्सस नदी। ठीक है। आमू दरिया जो है वो ऑक्सस नदी, और निकोलस रेंज, पामीर पर्वत, तुर्कमेनिस्तान। और इसका जो प्रभाव वो अरल सागर, जो डार्लिंग नदी है ये पूर्व हाईलैंड का मध्य भाग ऑस्ट्रेलिया, मरे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, और डेन्यूब नदी है ये आपकी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। इस तरीके से देखोगे तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित, सॉरी, कौन सी नदी सही सुमेलित है? तो बी सही सुमेलित है। ना तो मैकेंजी आपकी सही सुमेलित है, ये देखो टर्की है तो टर्की नहीं, ये बल्कि ऑस्ट्रेलिया। डेन्यूब भी आपकी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है, केवल आपकी बी सही सुमेलित है। देखो, कुछ क्वेश्चन ये यूपीएससी के तरीके पूछते हैं। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यहाँ भी कहा जाता है ऑप्शन ए बोरा, ब्रिक फील्डर, लेवेचे या चिनूक। ठीक है। तो ये हवाओं के नाम है जो नाम होते हैं और इनके क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ब्रिक फील्डर हो गया, बोरा हो गया, चिनूक हो गया, ये आपकी आती रहती। पर यहाँ ध्यान देना कि यह एक कह रहे हैं कि यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है। ठीक है। गर्म और शुष्क है। तो ठंडी और गर्म ये क्वेश्चन, मतलब ये हवाएं हैं जिनके नाम हैं। तो अगर यहाँ देखोगे तो कौन है? इसे भी कहा जाता है तो चिनूक कहा जाता है। कौन सी सही हो जाएगी? चिनूक। यह एक गर्म शुष्क हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियाँ हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। सेकंड, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं? तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वास्तव में शीर्ष अपर्दन सर्क के माध्यम से बने हैं। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल एंड आयन मंडल। तो ये मंडल जो चार हैं, समताप, आयन, मध्य, क्षोभ, इनको भी अच्छे से याद कर लो। तो ओजोन परत के ऊपर जो मौजूद परत है वो है आपकी मध्य मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया में बात हो रही, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यानी इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। जब स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश बोले
तो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए वो ऐसे पूछ रहे। तो लाओस दक्षिण पूर्व एशियाई स्थल रुद्ध देश है जो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से घिरा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? तो लाओस हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहे आपके क्वेश्चन, इनको भी देखते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब एग्ज़ाम पास होता है ना तो आपको लगेगा कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपका शेड्यूल भी गड़बड़ा रहा है, और आसपास के लोग भी ना उस समय ऐसे लगता है कि उत्पात मचाने में आगे हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है कि जब आपको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब इतना शोर कभी कभी होता है कि फिर मैं मजबूर हो जाती हूँ, परेशान कि क्या ही करूँ, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं, जो रुकावट हैं, जिनको हमें पार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सी नाइजीरिया या डी मिस्र। अफ्रीकी देश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है जो विवर्तनिक प्लेट संचलन द्वारा निर्मित एक विशाल भौगोलिक घाटी है, और यह घाटी झीलों, पहाड़ों और ज्वालामुखी गतिविधि सहित विविध परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है। तो ये हो जाएगा आपका केन्या। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरूमध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। अब ये यूपीएससी का भी फेवरेट एरिया, खूब क्वेश्चन आया है। हॉर्मोज जल डमरूमध्य, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य, मलक्का जल डमरूमध्य या बोस्फोरस जल डमरूमध्य। अब यहाँ पे सागर के नाम दे दिए हैं, किसको? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने की बात हो रही है। हॉर्मोज जल संधि जो है यह जल डमरूमध्य है, यह ओमानी, मुसंदम, प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है, और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से भी जोड़ती है। तो क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। हॉर्मोज जल संधि तो जो है वो जोड़ती है इन दोनों को, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है वो बोस्फोरस की जल संधि है। ठीक है, वो ये सब लाइन से याद रहते हैं ना, तो फिर निकल गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, क्रोमियम, क्वार्ट्स और जिप्सम। तो क्रोमियम या अपने संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के कारण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका खनन आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में किया जाता है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका क्रोमियम। ठीक है, कह रहे हैं कि सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, बोत्सवाना। केन्या भी हमने पढ़ा किस लिए, तो वो रिफ्ट वैली के लिए फेमस है, और ये वो उसी के अकॉर्डिंग मतलब निकला बना देश है एक तरीके से, पहाड़ी झील घाटियाँ। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये तंजानिया में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवरों और सैकड़ों हजारों चिंकारा और जेब्रा का वार्षिक प्रवास और उनके शिकारियों का वार्षिक प्रवास दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रकृति दृश्यों में से एक है। मतलब पानी की देखो कितनी समस्या हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? आल्प्स, कापाथियंस, काकेशस, पाइरेनीज। और ये सभी फेमस है, ये सभी आते रहते हैं, है ना, एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो हैं पर्वतों के बनते रहते हैं। आल्प्स जो पर्वत है वो मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सहित कई देशों में फैला हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा काकेशियस पर्वत। ठीक है, काकेशियस पर्वत जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है। आल्प्स क्या करता है? तो मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और मतलब बड़ा पर्वत है, तो ये कई देशों में है। काकेशियस जो है वो आपका यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है। अब कापाथियंस और पाइरेनीज क्या करता है, तो आप इसमें डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। एटलस पर्वत, अपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत, और इनमें से कोई भी नहीं। देखो ये पर्वत भी आते रहते हैं, आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में देखा होगा। तो जो क्या नाम है आपका एटलस पर्वत है वो पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला है जो अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर आधुनिक मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैली हुई है। आंसर है आपका एटलस पर्वत, जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों, रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? टर्सियर, कलगीदार बंदर, हाउलर मंकी या लेमुर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेमुर प्राइमेट है और आज लगभग 32 अलग अलग प्रकार
के लेमुअर अस्तित्व में हैं, जिनमें से सभी मेडागास्कर के लिए स्थानिक हैं, जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर एक एकल द्वीप देश है। क्या हो जाएगा? लेमुर। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये हमने क्वेश्चन देख लिए 57 से। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है? ऑप्शन ए हरिकेन पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी चीन सागर, बी विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सी टाइफून हिंद महासागर एंड डी चक्रवात अटलांटिक। तो अब इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का, मतलब चक्रवात और प्लस क्षेत्र का नाम भी सही है, यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, तो बात करें अगर विली विलीज, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, तो ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। अब टाइफून कहाँ आते हैं? चक्रवात अटलांटिक। तो देखो, जो अटलांटिक है वो हरिकेन पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के रूप में जाना जाता है। और डिटेल में आप अच्छे से वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों झीलों महाद्वीपों में कौन सा सही है? बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया, लिकायर उत्तरी अमेरिका, सुपीरियर झील एशिया, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी झील में भी सुपीरियर का नाम आ जाता है, गहरी झील में बैकाल कहा जाता है, या लंबी झील में कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देते हैं। आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, वैसे तो पढ़ रहे होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, पर अगर ध्यान दोगे तो बैकाल झील मध्य एशिया में लगभग यूरेशिया के केंद्र में पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में है और इसका आकार एक लंबी अर्धचंद्राकार है। ठीक है, आंसर क्या पूछा है? तो महाद्वीपों में कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो टिटिकाका झील जो है वो दक्षिणी अमेरिका, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, और यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया का लगभग 10% ताज़ा सतही जल मौजूद है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, टिटिकाका आपकी दक्षिणी अमेरिका में, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में, लेकिन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एसू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, जावा एंड सुमात्रा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें यहाँ पर फिलहाल सही आंसर इसका बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि माउंट एसू ज्वालामुखी। ओके, देखिए, जो आपका माउंट एसू ज्वालामुखी है, जापान के क्यूशू के केंद्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हाल ही में वर्ष 2016 में सक्रिय हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, माउंट एसू जापान में स्थित है। पोतवार या पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बर्मा, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या लाओस में। तो ये आपका फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है, हमारे पड़ोसी देश में। सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, गुंबदकार पर्वत एंड ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो देखो, कई सारे पर्वत कई प्रकार से निर्माण हुआ है कई सारे पर्वतों का, तो फिर उनके निर्माण के विषय में भी पूछ लेते हैं। सियरा नेवादा रेंज जो है ये ब्लॉक पर्वत वह पर्वत है जिसका निर्माण भूल प्रॉपर्टी में प्राकृतिक दोषों के कारण हुआ है। ठीक है, यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका उदाहरण है? तो ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, मेकॉन्ग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, बेरिंग सागर या मरमरा सागर। ये भी कुछ क्वेश्चन बनता है। तो मेकॉन्ग नदी जो है ये 6 देशों से बहती है। कौन कौन से देश हैं? वियतनाम में मेकॉन्ग डेल्टा के माध्यम से चीन सागर में गिरती है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिण चीन सागर। ठीक है, ग्रांड कैनियन उदाहरण है। ऑप्शन है परत अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, धारा तट का अपर्दन या बूंद अपर्दन। ग्रांड कैनियन बनते हैं। ग्रांड कैनियन 1 मील गहरा है और लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया था। यह घटना दर्शाती कि निरंतर अपेक्षा और क्षारण के कारण लंबे समय तक पृथ्वी को कैसे मौलिक रूप में आकार दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अवनलिका अपर्दन। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो हमने अभी 71 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये आप यहाँ से देखते चलें। जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं आगे बढ़ेंगे। अब हमारा कथन कारण का क्वेश्चन आया है। अभी कथन ए और कारण आर दिया गया है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों में पाई जाती है, 50 डिग्री से 70 डिग्री। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना। समीक्षा अधिकारी में ऐसे क्वेश्चन दे के बहुत फंसाया था। ये मतलब ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। हम पहले बात करेंगे आंसर की। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी यूरेशिया में स्कैंडिनेविया से लेकर अधिकांश साइबेरिया तक और उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड से अलास्का तक 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में
कह रहे हैं कि मतलब उसी डिग्री पर नीचे कोई ज़मीन नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग यानी ज़मीन नहीं है, तो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में संक्षिप्त ठंडी गर्मियाँ और अत्यधिक ठंडी होती है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ये ऑप्शन ए ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन इनको इसने डी में लगा दिया है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया कि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर कोई भूभागी स्थित नहीं है उस रेंज में, ठीक है, उस रेंज में नहीं स्थित है इसलिए नहीं पाई जाती है। अगर स्थित होता है तो फिर होती, जो भी होती बदलाव करके, है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। ध्यान रखना कि अजैविक घटक नहीं है, स्थलाकृति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, परजीवी, ठीक है। तो सभी जीव भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से एक दूसरे जीव और पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध और अंतःक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसमें जो नहीं है वो कह रहे हैं परजीवी, ठीक है, परजीवी। नेक्स्ट है, देखो ये इस तरीके से बना कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीवमंडल या बायोम। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लेना। आंसर की अगर बात करेंगे, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर बायोम, फिर जीवमंडल। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देना इस क्वेश्चन का आंसर। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है सहभोजिता, अंतर्जातीय परिजीविता, सहोपकारिता या तटस्थता, ठीक है, यानी न्यूट्रलिज्म। तो ये इसमें होता रहता है, आपने देखा है। सहभोजिता जो है, सॉरी, अंतर्जातीय परिजीविता, ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतर्जातीय परिजीविता, उसमें ऐसा होता है। ये है हमारे 72 से क्वेश्चन, 73, 74 एंड दिस इज 75।